प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.10 का सलूशन आज करने वाले हैं, जो कि निश्चित समाकल यानी डिफरेंट इंटीग्रल पर आधारित है। इसमें इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, प्रश्न 1 से 8 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो इससे बहरहाल ना भी दिया होता तो तब भी आपको तो जो भी नियम लगे वो नियम से आप करोगे, मगर ऐसा इत्तेफाक से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सब में सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग होगा ही। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 1। सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसको हम i मान लेंगे। माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस्तेमाल करना। वैसे भी देखिए, आप x स्क्वायर प्लस 1 को अगर t आप मान लो, डिफरेंशिएट करोगे 2x dx आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही इसमें लगेगा। तो लिखेंगे पुट यानी माना x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी के। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इम्प्लाइज दैट क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, यानी इसी को हम लिख सकते हैं 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। क्लियर। सब्स्टिट्यूशन का एक तरीका बताया गया है कि एक पार्ट को मानने पर दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा पार्ट उसका डेरिवेटिव हो। तो 2x x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव है, इसमें मौजूद है। देयरफॉर अच्छा एक चीज़ और है, जब हमने मान लिया तो इसकी लिमिट जो है चेंज हो जाएगी। पहले हमारी लिमिट क्या थी, x की वैल्यू वेरिएबल x था तो लिमिट 0 to 1 थी। अब वेरिएबल हमारा t हो जाएगा तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी, इसका ध्यान देना है। तो पहले लिमिट चेंज करेंगे, तो लिखेंगे जब x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यानी 0 स्क्वायर प्लस 1 इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 1 आ गया। जब x इक्वल टू अपर लिमिट लेंगे, अब जब x इज इक्वल टू अपर लिमिट 1, तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2 आ गया। ये t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 2 ये जो आया है ये कैसा है, ये न्यू लिमिट है। ये कैसी है, ये नई लिमिट हो गई, नई लिमिट। अरे क्या थी, कैसी लिमिट, ये ओरिजिनल लिमिट थी, पहले की लिमिट, मूल सीमा। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 1। अब ये जो है हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो कितना, 0 की जगह क्या आ गया है, 0 की जगह पर 1 आ गया, तो 1 लिखेंगे। अब अपर लिमिट क्या थी, 1 थी, तो कितना हो गई अपर लिमिट, अब 2 हो गई। 2x dx की वैल्यू कितना आई है, dt आई है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t माना है, तो dt अपॉन t। अब इंटीग्रेशन dx अपॉन x इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x जानते हो, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड t। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लिया तो लोअर लिमिट यहाँ लिख देंगे, अपर लिमिट यहाँ लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट लिखेंगे t, वेरिएबल हमारा बदल गया, पहले वेरिएबल x था, अब वेरिएबल t हो गया, तो लिमिट भी हमारी बदल गई। तो log 2 माइनस log 1, मॉड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 माइनस 0,
दिस इज इक्वल टू log ऑफ 2। ये हमारा आंसर हो गया। यही हमारे दिए हुए इंटीग्रल की डिफिनिट दिए हुए फंक्शन की जो है डिफिनिट इंटीग्रल हमने याद कर लिया, निश्चित समाकल याद कर लिया इस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसी चीज को हम एक और मेथड से लगा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से लगा दे रहा हूँ, OR दूसरे मेथड से। अगर हमें चाहे कि नहीं वेरिएबल हम नहीं बदलेंगे, वेरिएबल हमारा वही रहे। यहाँ पर वेरिएबल देखो हमने टी मान लिया था, तो टी की लिमिट बदल गई थी। हम बिना अगर लिमिट नहीं बदलना चाहते हैं तब देखिए क्या करना पड़ेगा। यहीं से चलते हैं हम, चलिए शुरू से पूरा लगा दे रहे हैं। पुट x² + 1 इज इक्वल टू टी implies that 2x dx इज इक्वल टू dt के हम कह रहे हैं हम लिमिट नहीं बदलना चाहते, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 और 2x dx के स्थान पे कितना हो गया dt हो गया, अपॉन x² + 1 के स्थान पर t, दिस इज इक्वल टू log ऑफ t, और लिमिट हमारी हो गई 0 to 1। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे हम, दिस इज इक्वल टू log ऑफ t की वैल्यू क्या है x² + 1 एंड फ्रॉम 0 to 1। अब लिमिट लगा दो एक बार, अपर लिमिट, तो log ऑफ 1² + 1 माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे log ऑफ 0² + 1, दिस इज इक्वल टू 1² 1 + 1 यानी log 2 हो गया, माइनस log ऑफ 0 + 1 log 1 हो गया। log 1 की वैल्यू 0, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा log 2 माइनस 0 इज इक्वल टू log। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको भी लगाया और इसको भी लगाया। यहाँ क्या किया हमने लिमिट को चेंज नहीं किया है। अगर आप लिमिट को चेंज नहीं करना चाहते हो तो ये जो हमने माना है t, दूसरा वेरिएबल हम लाए हैं, इसकी जगह पर हम ओरिजिनल वेरिएबल यानी x है वो लाएंगे, तब ये लिमिट हमारी काम आ जाएगी। तो t की जगह पर हमने क्या ला दिया x², x वेरिएबल था, वेरिएबल x आ गया, तो हमारी लिमिट वही पुरानी वाली लिमिट, ओल्ड लिमिट ही काम आ गई। क्लियर? इस तरह से आप चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, दोनों मेथड सही है, आपको दोनों मेथड जानना चाहिए। आंसर आपका सेम आ रहा है। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ √sin 5 into cos to the power 5 and with respect to 5 from 0 to π/2। लिमिट हमारी क्या है 0 से 5/2 है। इसको I मान लेंगे, 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ sin 5, इसे स्क्वायर रूट ऑफ sin 5 पढ़ेंगे या वर्गमूल sin 5 पढ़ेंगे या रूट sin 5 पढ़ेंगे। आप कभी भी अंडर रूट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अंडर रूट ये नहीं है, ये स्क्वायर रूट या ओनली रूट या ओनली वर्गमूल भी कह सकते हो। इंटू cos to the power 5 विद रिस्पेक्ट टू d5। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है। अब आप देखिए इसमें क्या मानेंगे, पहले ओरल से आप अपने दिमाग में सोच लेंगे कि हमको क्या मानना चाहिए, ताकि दूसरा पार्ट उसके अंदर आ जाए। अगर आप sin 5 मान लो तो उसका डेरिवेटिव निकालोगे, उसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालोगे, उसका अवकलन करोगे तो cos 5 आ जाएगा। अब cos 5 हमारे पास है नहीं,
तो जब नहीं है तो हम बना सकते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं cos फाई इंटू कास टू द पावर 4 फाई, और तब हमारा साइन फाई मानने से काम बन जाएगा। और कास टू द पावर 4 को भी हम साइन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, करते हैं। दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 रूट साइन फाई इंटू कास टू द पावर 4 फाई इंटू कास फाई डी फाई। इतना काम कर लिया हमने। अब लिखेंगे 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई इंटू, इसे लिख सकते हैं कास स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कास फाई विद रिस्पेक्ट टू फाई। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई। कास स्क्वायर को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के, देयरफॉर कास स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लिया, इंटू कास फाई डी फाई। अब यहाँ पुट करेंगे साइन फाई इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करोगे तो कास फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, निकल जाएगा हमारा। लिखेंगे पुट साइन फाई इक्वल टू टी के। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी या विद रिस्पेक्ट टू फाई, जिससे भी चाहो तो आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट कास फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। क्लियर? देयरफॉर अब लिमिट भी तो हमारी बदल जाएगी, लिमिट बदल रहे हैं। लिखेंगे जब यहाँ पर वेरिएबल क्या था, फाई था, अब वेरिएबल क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो लिमिट हमारी बदल जाएगी। तो फाई है, तो जब फाई इक्वल टू 0 तो टी इक्वल टू साइन फाई है, तो साइन 0 इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू आ गई 0। हमारी लोअर लिमिट 0 थी, तो अब भी जो है लोअर लिमिट 0 ही रहेगी। देखते हैं अपर लिमिट में क्या होता है। जब फाई इक्वल टू π/2 यानी अपर लिमिट हमारी π/2 है, तो टी इक्वल टू साइन फाई, तो साइन π/2 हो गया। इम्प्लाइज दैट, बताइए साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो टी इक्वल टू आ गया हमारा 1 के। ठीक है, तो हमारी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 आ गई। ये नई लिमिट है, न्यू लिमिट। क्लियर? ये हमारी हो गई 0 1 न्यू लिमिट, न्यू लोअर लिमिट, न्यू अपर लिमिट, ओल्ड लोअर लिमिट, ओल्ड अपर लिमिट। ठीक है, तो अब हमारा 0 to π/2 नहीं रह जाएगा, अब हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, अब 0 to π/2 ने लिखकर क्या लिखेंगे, 0 to 1 लिखेंगे, 0 to 1 लिखेंगे। और रूट साइन फाई था, साइन फाई को हमने टी माना है, तो रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी हो जाएगा। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई है, तो साइन फाई इक्वल टू टी है, तो 1 माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। और कास फाई डी फाई है, तो कास फाई डी फाई की वैल्यू आई है हमारी डी टी आई है, ये वेरिएबल। अब हमारा वेरिएबल टी हो गया, लिमिट भी चेंज हो गई। दिस इज इक्वल टू 0 to 1। अब टी रूट 2 का मतलब टी पर हाफ, ये हो गया टी पर हाफ। और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या यूँ कहो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस टी टू द पावर 4 और माइनस 2t स्क्वायर, अब हो गया dt। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, और t पर हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे
तो टी टू द पावर हाफ, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टू द पावर हाफ प्लस 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/2 माइनस 2t पर 2 है, 2t पर 2, तो क्या बन जाएगा t पर हाफ इंटू टी पर 2, 2 प्लस यानी 5/2 बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा। यहाँ हो गया dt। अब हमारा इसमें फार्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का फार्मूला लग जाएगा, आप जानते हो इंटीग्रेशन x टू द पावर n, ये जानते हो x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट, ये फार्मूला लग जाएगा। दिस इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, टी पर हाफ, तो टी पर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 एंड प्लस टी पर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी पर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 और बड़ा ब्रैकेट बंद, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। दिस इज इक्वल टू टी पर क्या हो जाएगा 1 प्लस हाफ, तो टी पर 3/2, टी पर 3/2, 3/2 नीचे भी है तो पलट जाएगा 2/3 हो जाएगा, एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 11/2, कितना हो जाएगा 11/2, तो पलट जाएगा, फिर क्या बन जाएगा 2/11, कितना बन जाएगा 2/11 इंटू टी पर 11/2 माइनस ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू टी पर कितना हो जाएगा 7/2 और नीचे भी 7/2 हो जाएगा तो 2/7 बन जाएगा, 2/7 बन जाएगा, और लिमिट लगा देंगे यहाँ पर 0 1 0 1। अब एक बार जो है हम क्या करेंगे अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, टी पर 3/2 है और टी की वैल्यू कितना है 1, 1 पर 3/2, फिर प्लस 2/11, फिर टी पर 1, 1 पर 11/2, फिर माइनस 4/7 और टी कितना है 1 पर 7/2, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, फिर माइनस निशान लगाएंगे, फिर 2/3, अब 0 रखेंगे टी पर 0 हो जाएगा 0 पर 3/2, फिर प्लस 2/11, 0 पर 11/2, फिर माइनस 4/7, 0 पर 7/2 की डिग्री है या पावर है, ये पूरा 0 बन गया दूसरे वाले ब्रैकेट में। यहाँ क्या बचा, 1 पर 3/2 हो या कोई भी पावर हो वैल्यू 1 ही रहेगी, तो बचा क्या 2/3, यहाँ क्या बचेगा 2/11, यहाँ क्या बचेगा -4/7 बचेगा, और ये पूरा हमारा 0 बन जाएगा। एलसीएम ले लें, 3 इंटू 11 इंटू 7, 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंटू 77 बचेगा, 2 7 14 और 2 से 14 1 15, 154 हो गया। 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21 बचेगा, 21 दूनी 42 हो गया, माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 33 बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 4 3 12 1 13, दिस इज इक्वल टू 154 और 42 हो गया, 4 2 6 और 5 4 9, 196 माइनस 132 अपान कितना बचेगा, ये मल्टीप्लाई कर लो, 11 3 33 और 7 3
21 और 7 या 21 और 2 23, 231 हो जाएगा। क्लियर? दिस इज इक्वल टू 64/231। इस तरह से हमारा यही आंसर हो गया। यही हमारा दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल हो गया। क्लियर? यही समाकल हो गया। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 0 to 1, 0 to 1, साइन इनवर्स ऑफ 2x by 1 plus x square, 2x by 1 plus x square with respect to x। आप देख रहे हो इस तरह का इंटीग्रेशन पहले भी आप कर चुके हो। यहाँ पर क्या माना जाए, यहाँ पर ऐसा माना जाए, x की वैल्यू ऐसा माना जाए ताकि साइन इनवर्स खत्म हो जाए। तो x इक्वल टू हम क्या मानेंगे, इस तरह क्वेश्चन में tan थीटा मानेंगे। तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही साइन का फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा होता है। ठीक है? तो साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो लिखेंगे लिमिट हमारी है 0 to 1 है। पुट x इक्वल टू tan थीटा, पुट x इक्वल टू tan थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर इम्प्लाइज दैट x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा d थीटा इज इक्वल टू या dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा। कैसे आएगा, इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंस करोगे, इसका 1 हो जाएगा और इसका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा हो जाएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। क्लियर? आइए लिमिट भी चेंज हो जाएगी हमारी। लिखेंगे जब x इक्वल टू 0 तो tan थीटा इज इक्वल टू x इक्वल टू 0, नहीं सॉरी, इसमें लिमिट हमारी क्या बन जाएगी, x इक्वल टू 0 हो गया तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 0 है तो 0 के लिख सकते हैं tan के फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू tan 0 इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 0। हमारी लोअर लिमिट कितना आ गई, 0 आ गई। फिर लिखेंगे जब x इज इक्वल टू क्या है 1, अपर लिमिट 1 है तो tan थीटा इज इक्वल टू x है तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के, x यहाँ पर 1 कर दिया, या 1 इज इक्वल टू tan थीटा का हो, इम्प्लाइज दैट 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया tan पाई बाई 4।
तो tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 4 इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4। तो हमारी नई लिमिट आ गई जब हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया, वेरिएबल हमारा अब थीटा हो जाएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लोअर लिमिट 0 थी तो अब भी 0 है, अपर लिमिट 1 थी अब क्या हो गई, पाई बाई 4 हो गई। साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx के स्थान पर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। क्लियर। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4, साइन इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला है, क्योंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो हो गया साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दिस इज इक्वल टू लिमिट हमारी 0 to पाई बाई 4, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन खत्म हो गया तो क्या आया यहाँ पर 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, 0 to पाई बाई 4 लिमिट लगाएंगे, और थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप देख रहे हो इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन आ गया। अब इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी दो फलनों का गुणनफल का फार्मूला लग जाएगा। अभी पिछले लेक्चर्स में, पिछले एक्सरसाइज में इस तरह का आप तमाम क्वेश्चन कर चुके हो। जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ जाए, दो फलनों का गुणनफल आ जाए, तो फार्मूला वहाँ क्या बताया गया था, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। चलिए देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे फर्स्ट किसको माना जाए, किसको सेकंड माना जाए। चलिए चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम पहले इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, लिमिट बाद में लगाएंगे। क्लियर, इंटीग्रेट कर ले रहे हैं तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी देखो इसमें फर्स्ट कौन हो जाएगी, सेकंड कौन हो जाएगी। हमने आपको बताया था आईलेट। आईलेट में क्या है, यहाँ पर देखो थीटा क्या है, अलजेब्रिक है, और सेक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। जो पहले आएगा फर्स्ट, इसके हिसाब से जो पहले आएगा वो फर्स्ट, और इसके हिसाब से जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन कहलाता है। तो इतना इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन माने थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एंड लास्ट में बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर बाद में भी डी थीटा लगा देंगे। दिस इज इक्वल टू थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। क्या फार्मूला है, तो डायरेक्ट फार्मूला है, tan थीटा होता है tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इंटू इसका tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर डी थीटा लगा दिया। दिस इज इक्वल टू थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा। अब tan थीटा डी थीटा का भी डायरेक्ट फार्मूला है। क्या फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ cos x होता है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा tan थीटा और माइनस ऑफ लॉग cos थीटा
ये हो गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो हो गया थीटा tan थीटा प्लस log ऑफ cos थीटा। क्लियर? तो हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब इसकी जगह पर हम इंटीग्रेट करने का, हमारा इंटीग्रल यही आया है, तो यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद जो है बड़ा ब्रैकेट लगा करके लिमिट रख देंगे, और लिमिट का मान रख करके जो निकालेंगे वही डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पर 2 इंटू है तो 2 लिखेंगे और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। क्या आया है? थीटा tan थीटा प्लस log ऑफ cos थीटा, लिमिट हमारी है 0 और अपर लिमिट है π/4 के। अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 2, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, तो थीटा यानी π/4 इंटू tan π/4, फिर प्लस log ऑफ cos π/4, फिर माइनस निशान रखेंगे। अब थीटा की जगह क्या लोअर रखेंगे, यानी 0 इंटू tan 0 प्लस log ऑफ cos 0, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 π/4 इंटू tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस log ऑफ cos π/4 की वैल्यू, log ऑफ cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो log 1/√2, फिर माइनस tan 0 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, एंड प्लस cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो log इंटू 1 यानी log 1 हो गया। ठीक है, और log 1 की भी वैल्यू हो जाएगी 0, तो पूरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा हमारा ये। तो बचा क्या? अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 इंटू π/4 प्लस 2 log 1/√2, दिस इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर π/2 प्लस इसको हम 2 log 1/√2। हमारा ये आंसर हो गया। इसको और आप हल करना चाहते हो तो और भी हल कर सकते हो। क्या हो सकता है? और देखिए आगे हो सकता है π/2 प्लस 2 log 1/√2 है, तो √2 ऊपर जाएगा, तो 2 टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा। अब log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m होता है, तो m टू द पावर n है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 इंटू n log m यानी -1/2 log ऑफ 2। ये हुआ -1/2 क्या है? n, m क्या है? 2, तो log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m यानी -1/2 log 2। 2 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू आ गया π/2 और 2 कैंसिल हो गया, और माइनस log ऑफ 2। इस तरह से हमारा यही डेफिनिट इंटीग्रल हो गया, यही हमारा निश्चित समाकल का मान प्राप्त हो गया। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन x प्लस 2 x प्लस 2, लिमिट है 0 से हमारी 2 है, और विद रिस्पेक्ट टू x।
फाइव मान लेंगे, 0 to 2 x इंटू रूट एक्स प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, क्या प्रतिस्थापित किया जाए। अगर आप x प्लस 2 इक्वल टू टी मान लो तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू टी मान लिया जाए तो डिफ्रेंशिएट करने पे x तो आएगा नहीं, और हमको x लाना है। यानी जो हमारा इंटेग्रैंड है x इंटू रूट एक्स प्लस 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि में यही बताया गया है कि एक पार्ट को मानने पर उसका डेरिवेटिव उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम x प्लस 2 इक्वल टू हम टी स्क्वायर मान लेंगे, ताकि रूट की वजह से, वरना वैसे टी मानते लेकिन रूट की वजह से टी स्क्वायर मान लेंगे। तो लिखेंगे पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, तो रूट कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। डिफरेंशिएट करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 2t इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 1 इज इक्वल टू 2t इंटू ऐसे आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt आ जाएगा। और क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल टू जब टी स्क्वायर मान लिया है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस, तो इस चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं, इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 2t डी बाई डी एक्स ऑफ टी के, इम्प्लाइज दैट डी एक्स इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी के। डिफ्रेंशिएट किया कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा dx की वैल्यू निकल गई। और यहाँ से जो है हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2k। तो हमारा पूरा जो है जो इंटेग्रैंड था समाकल्य x के रूप में था, अब t के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब t के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो लिखेंगे जब x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 तो टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टी है, 0 प्लस एक्स प्लस 2, तो 0 प्लस 2 इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। फिर अपर लिमिट 2 है, जब x इक्वल टू 2 तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 यानी 4, इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू आ जाएगा 2। हमारी नई लिमिट आ गई, लोअर लिमिट रूट 2, अपर लिमिट 2 आ गई। देयरफॉर आई इक्वल टू, हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0 to 2 था, अब हो गया रूट टू टू 2, एक्स डी एक्स, हमारे पास क्या आया है, dx की वैल्यू आई है 2t dt, और रूट एक्स प्लस 2 को हमने क्या, x प्लस 2 को टी स्क्वायर माना है, तो रूट एक्स प्लस 2 की जगह पर हो गया टी स्क्वायर, और x की जगह क्या हो गया, x की अब हो गया टी स्क्वायर माइनस 2 के, x की जगह पर क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 2 के, और हमने x प्लस 2 को टी स्क्वायर माना तो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, और dx की अब क्या आ गया हमारा 2t dt आ गया, जिसको थोड़ा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट टी स्क्वायर की वैल्यू t हो जाएगी, और 2t स्क्वायर हो जाएगा, 2 को बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर ले लिया, लिमिट फ्रॉम रूट 2 to 2, और यहाँ पर t बचा, यहाँ पर t बचा, तो t स्क्वायर हो गया, अब ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस 2 ऑलरेडी है ही है, और डी टी क्या, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इस इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल रूट 2 to 2 टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी के। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, आई इज इक्वल टू
2 को बाहर रहने देंगे और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। t⁴ का हो जाएगा t⁵ अपॉन 5 के एंड माइनस 2 इंटू t³ अपॉन 3 के, और लिमिट हम लगा देंगे, क्या है, लोअर लिमिट √2 है और यहाँ पर अपर लिमिट कैपिटल ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे। अब लिमिट की मान रख देंगे, अपर लिमिट पहले रखेंगे तो हो जाएगा t पर 5 है तो हो जाएगा 2⁵ अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू t³ है तो 2³ अपॉन, बस रहने देते हैं, 2³ ही रहने देते हैं, 2/3 तो हमने यहाँ पर लिख ही दिया, एंड फिर माइनस निशान रखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब t की जगह पर √2 रखेंगे तो √2 पर 5/5 माइनस 2/3 और √2 पर कितना पावर है 3, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 2⁵ का क्या हो जाएगा 32/5 माइनस 2⁵ इंटू 2⁴ हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 16/3 हो जाएगा, और माइनस √2⁵ का मतलब हुआ √2 इंटू √2 यानी 4 बार 5 बार, तो 4 बार वाला हो जाएगा, ये देखिए 4 बार वाला, यानी √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ये बन जाएगा 4, तो हो जाएगा 4√2, ये क्या बन जाएगा 4√2 अपॉन 5 माइनस, ऐसे हो जाएगा 2√2, तो 2 दूनी 4, 4√2 हो जाएगा अपॉन 3 के, इस तरह से। दिस इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पर 4√2, और यहाँ पर हो गया √2 इंटू कई बार 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4, 4√2 हो गया, 4√2 अपॉन 5, यहाँ भी हो गया 4√2 अपॉन 3 के। चलिए यहाँ हो जाएगा लघुत्तम ले लेंगे हम, 5 3 15, 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 3 96, 3 5 15, 16 5 80 हो गया, ये लिख दिया यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर एलसीएम 5 3 15 हो गया, 5 3 15, 3 चौके 12, 12√2, और 3 चौके 3 5 15, 5 चौके 20, माइनस 20√2, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू 96 माइनस कितना हो जाएगा 16/15, और माइनस 12√2 माइनस 20√2 माइनस 8√2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा 8√2 अपॉन 15 के। अब देखो 1/15 कॉमन ले लेंगे, या ऐसे करो 15 हो जाएगा 16 प्लस 8√2। अब देखो नीचे 15 कॉमन है और ऊपर 8 कॉमन है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 8/15 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा ऊपर 8 दूनी 16 और प्लस √2, तो 2 8 16, 16/15 ब्रैकेट में 2 प्लस √2, यही हमारा दिए हुए क्वेश्चन का डिफिनिट इंटीग्रल हो गया। निश्चित समाकल का मान प्रतिस्थापन विधि से हमने ज्ञात कर लिया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 0 π/2, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 है,
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x के आई मान लेंगे 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अब देखिए क्या मान लिया जाए, साइन एक्स मानोगे तो cos x आएगा, तो cos x तो है नहीं क्योंकि 1 प्लस cos स्क्वायर x है, और cos x अगर मान लो तो डिफ्रेंशिएट करोगे साइन x आ जाएगा। देयरफॉर लिखेंगे पुट cos x इज इक्वल टू टी इम्प्लाइज दैट डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x तो माइनस साइन x आएगा, तो हो जाएगा साइन x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। क्लियर, माइनस साइन एक्स डी एक्स आएगा तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा। लिमिट भी चेंज जाएगी, जब लोअर लिमिट कितना है 0, जब x इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेरिएबल हमारा बदल गया, टी हो गया, पहले वेरिएबल x था, वेरिएबल टी हो गया, तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी। जब x इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू cos x है तो cos 0 बन जाएगी। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू cos की वैल्यू 1 की होती है। जब x इज इक्वल टू π/2 तो t इज इक्वल टू cos x यानी cos π/2 इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू cos 90 बराबर 0 होता है, तो हमारी अपर लिमिट आ गई। देयरफॉर अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 0 to π/2 लिमिट थी, अब क्या हो जाएगी 1 to 0 हो जाएगी। 1 to 0 साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, और 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमने क्या माना है, नहीं cos एक्स इक्वल टू टी माना है, तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 0 डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। आप जानते हो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स होता है, इस इज इक्वल टू tan इनवर्स टी हो जाएगा, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ टी। अब बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, लिमिट लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 0, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब अपर लिमिट लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 0, फिर माइनस निशान लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे tan 0, फिर माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 45 इज इक्वल टू 1, तो लिखेंगे tan π/4 के, माइनस ऑफ, अब tan इनवर्स ऑफ tan 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, फिर माइनस tan इनवर्स ऑफ tan π/4, ये हो गया π/4 के, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया π/4 के। यही हमारा आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का हमारा यही डेफिनिट इंटीग्रल हो गया। क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी सवाल लगाए गए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन अगले लेक्चर में करेंगे। क्लियर।